तो नमस्कार, मैं अमरेश राज नारायण आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहला बात कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, किसमें तोड़ते हैं? इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स है उसमें तोड़ते हैं। किसकी सहायता से तोड़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम तोड़ रहे हैं। अभी अभी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि किसी भी एक रिएक्टेंट को अगर हम दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में तोड़ते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। मैंने अभी इसके पीछे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वीडियो पूरा डाला था उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था। तो अगर आपने डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उसको पहले देख लें, फिर आप इसको देखें, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट जब यहाँ पे अप्लाई होंगे तो आपको दिक्कत होगा कि हम किस तरीके से समझें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस और अ कंपाउंड इज ब्रेक डाउन और डिवाइडेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हर कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है। ठीक है, वेदर कि वो कंपाउंड आयोनिक हो या वो कंपाउंड कोवलेंट हो। ये है NaCl। तो NaCl सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? दो चीज़ों से मिलके बनता है, सोडियम आयन Na+ और क्लोरीन आयन। जब ये जो है टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, तो ये और ये बनेगा। ये दोनों अपने अपने में क्या हैं? मस्त हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 8। और ये क्या है? क्लोरीन है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिएगा, ये मैं आयन की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली जो सोडियम का एलिमेंट होता है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देने के बाद ये क्या बन गया? Na+ बन गया। तो अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। स्टेबल होने का मतलब कि अब ये मस्त है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है क्लोरीन। क्लोरीन क्या हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। पहले इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स थे और अब 1 और इलेक्ट्रॉन लेकर के ये 18 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। तो 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 2 8 8। ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखो, 2 और 8। यही तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? स्टेबल आयन हैं। अब ये जो है इनके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इनके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो गए, मिल गए और एक NaCl का निर्माण हो गया। उसी तरीके से आप देखिए H2O। ये H2O जो है एक टाइप का कोवलेंट कंपाउंड है। अभी आपको ये सब समझ नहीं आ रहा होगा कि कोवलेंट क्या होता है, आयोनिक क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो धीरज धारण करें, इसके बाद वाले कुछ चैप्टर्स जैसे आएंगे मैं उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से डील करूँगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये किसी आयन से नहीं बना है, लेकिन जब ये ब्रेक होगा ना तो ये आयन बनेगा। समझ में आ रहा है? जब ये ब्रेक होगा तो ये आयन बनेगा। कौन कौन सा आयन बनेगा? ये है हाइड्रोजन आयन और ये है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये डायरेक्टली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं बदल जाएगा, वो हम बताएंगे कि कैसे बदलेगा। तो इस चैप्टर में हम मेनली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर किस तरीके से ब्रेक होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कैसे बट जाता है। जब मैंने वाटर को लिया, ये वाटर किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। जब मैंने इनको लिया और इनसे मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया तो ये जो वाटर है ये हाइड्रोजन गैस किसमें? गैस में चेंज हो गया और ऑक्सीजन गैस में चेंज होके निकल गया। ये क्या है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन ये होने के लिए क्या चाहिए? एक अरेंजमेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि वाटर है, वाटर में डायरेक्ट हम 2 तार लगा देंगे तो वाटर में से
ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अपने आप अलग हो जाएगा। एक बात आपको समझना पड़ेगा, 2-3 चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लें, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। जो वाटर होता है नॉर्मली ये क्या काम करता है, नॉर्मली ये तोड़ने का काम करता है। मतलब कि जिस चीज़ में अगर हम वाटर को डाल देंगे तो उनके पार्टिकल्स और एटम्स के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसको कम कर देता है। तो वाटर उस चीज़ को, उस कंपाउंड को, उस सॉल्यूशन को जो प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी, उनके बीच का जो फोर्स है, उनके बीच का जो मजबूती है उसको ब्रेक करता है, उसको कमज़ोर करता है। इसीलिए अगर कोई कंपाउंड जल्दी से ब्रेक नहीं हो रहा हो तो उसको ब्रेक करने के लिए हम उसमें पानी मिला देते हैं। पानी मिलाते ही किसी कंपाउंड में वो कंपाउंड हल्का हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसको तोड़ना आसान हो जाता है। NaCl सॉलिड हो तब NaCl जो है वो Na और Cl में जल्दी नहीं टूटेगा, ये Na प्लस और Cl माइनस में जल्दी नहीं टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, इसको मोल्टेन स्टेट में लाना पड़ेगा, इसको लिक्विड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर मिला देंगे। जब जैसे ही हमने इसके अंदर वाटर मिलाया तो ये वाटर क्या करेगा, ये दोनों के बीच, ये जो Na है और Cl है जो कि Na प्लस और Cl माइनस से मिल के बना है, इन दोनों के बीच के फोर्स को क्या करेगा, कम कर देगा। ऐसे कोई भी कंपाउंड है उसमें जैसे 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 हम वाटर डालते हैं वो उतना ज़्यादा कमज़ोर होता है। आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड के बारे में पढ़े होंगे या सुने भी होंगे कम से कम। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, एकदम ओरिजिनल एसिड, जिसमें ज़रा भी अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें हम वाटर डालते हैं तो वैसे वैसे वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाइल्यूट एसिड में बदलता है। जब बदलता है तो उस एसिड का पावर, उसका जो कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो क्या होता है, धीरे 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 घटता है, कमज़ोर होने लगता है। उतना इफेक्ट वो नहीं दिखा पाएगा जितना इफेक्ट एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दिखाता है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड में ले लो और उसको कहीं गिरा दो तो वहाँ पे वो जला देगा उस चीज़ को। लेकिन जैसे ही अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए तो वो उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगा जितना ज़्यादा अफेक्ट एक कॉन्सेंट्रेटेड हाई सल्फ्यूरिक एसिड करता था। तो अब हम एकदम बारी बारी से सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे होता है। हमने क्या लिया, एक मग लिया, इसमें मैंने वाटर भर दिया। क्या भर दिया, वाटर भर दिया। क्यों, क्योंकि वाटर का ही इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है उसको सॉल्यूशन के तौर पे आप लेंगे और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। कि ये जो सॉल्यूशन है इसका कंडक्टर होना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा ये कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा जल्दी ये टूटेगा और ब्रेक डाउन होगा। अगर ये ऐसा हम सॉल्यूशन डाल दें जो कि कंडक्टर नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं करने देगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगा तो ये ब्रेक डाउन कैसे होगा। तो ध्यान रखना है, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने में हेल्प करता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये सॉल्यूशन जो होना चाहिए ये क्या, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जस्ट लाइक ऑयल, अब ये जो अगर हम इसके अंदर में तेल डाल देंगे तो वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। अगर कंडक्टर नहीं है तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब हमने क्या किया कि इस H2O में हम कुछ ड्रॉप्स, क्या मैंने बोला, कुछ, थोड़ा सा, 2-4 ड्रॉप क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। और कैसा सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वाटर है ये इतनी आसानी से नहीं टूटता है, तो इसको ज़्यादा जल्दी ब्रेक डाउन करने के लिए हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालेंगे, जिसके कारण इसके अंदर जो बॉन्ड है वो कमज़ोर हो जाएंगे और ये आसानी से टूट सकेगा। तो यहाँ पर H2SO4 क्या है, H2SO4 एक कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को एकदम से तेज कर दे। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे नहीं डालेंगे तो यहाँ
जो वाटर है वो बहुत मुश्किल के बाद और बहुत ज़्यादा वोल्टेज देने के बाद जाके ब्रेक होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे H2SO4 दे दिया है तो कम वोल्टेज में भी कम हम एनर्जी यहाँ से जब देंगे बैटरी से तो ये ब्रेक होगा। ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर, ये जो ब्लैक कलर है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये है बैटरी, बैटरी के पास अपना एनर्जी है, बैटरी में से ही इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा। और ये है वाटर, तो ये बैटरी और ये जो वाटर है इन दोनों को कनेक्ट करने का काम किसका है? हमारा इलेक्ट्रोड का है। ये एक रॉड होता है सिंपल। ये जो इलेक्ट्रोड है किसका है? कार्बन का है, मतलब ग्रेफाइट का रॉड है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से, आप जानते होंगे कि ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है। तो ये इलेक्ट्रोड भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ से जो एनर्जी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, उसको डायरेक्ट वाटर में पहुँचा दे। तो इलेक्ट्रोड इज अ रॉड विच इज़ यूज टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बैटरी इनटू द सॉल्यूशन बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इनटू द ईच अदर, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रोड नहीं होगा तो क्या हम डायरेक्ट इन दोनों तारों को इसमें डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, तब काम नहीं बनेगा, ठीक है। जो रिजल्ट हमको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम इस इलेक्ट्रोड को लगाते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस को करने के लिए 2-3 चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहला क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, जो कि हमने ये वाटर को लिया है। इसके बाद क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रोड चाहिए। इसके बाद क्या चाहिए? एक सोर्स चाहिए। यहाँ पे हम क्या ले लिए? एक बैटरी ले लिए, सोर्स ले लिए, जो कि नॉर्मल हम क्या कह रहे हैं कि 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का ये बैटरी है। इन सबको जैसे ही हमने कनेक्ट किया, अब ध्यान से देखिए, बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो उनको हम एनोड बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो उसको हम कैथोड बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ये पहले से फिक्स होता है कि ये एनोड बनेगा ये कैथोड बनेगा? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। अगर हम बैटरी को ऐसे पलट देंगे और ये नेगेटिव टर्मिनल अगर इधर चला जाएगा और इससे कनेक्ट हो जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा। सिंपल सा मतलब, जो भी रॉड, जो भी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से जुड़ जाए वो एनोड, जो नेगेटिव से जुड़ जाए वो कैथोड। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा। आप सोचते होंगे कि ये क्या है, ये जो इन दोनों के ऊपर लगा हुआ है, ये एक टेस्ट ट्यूब है। क्या है? टेस्ट ट्यूब, जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है। और उस भरे हुए, जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, इस भरे हुए टेस्ट ट्यूब जिसमें कि वाटर है, उसको डायरेक्ट क्या किया गया कि इलेक्ट्रोड के ऊपर ऐसे लगा दिया गया, इलेक्ट्रोड के ऊपर ऐसे लाके यहाँ पे बंद कर दिया गया। तो इसमें सिर्फ क्या है? वाटर है। इसको अकेला क्यों नहीं छोड़ा गया? क्योंकि हमको देखना है कि कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हो रहा है। टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरीके का होता है, और इसके अंदर हमने क्या किया? वाटर भर लिया, और इस टेस्ट ट्यूब को ले जाके इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऐसे ऐसे लगा दिया, इन दोनों के ऊपर, और यहाँ से लॉक कर दिया, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कराएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो इसमें भी जाएगा, इसमें, और इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा थोड़ा इसमें भी जाएगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं जा पाएगा, इसमें ज़्यादा जाएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। मतलब ये पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट निकलेगा और ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर इसमें होता हुआ इसमें जाएगा। एनोड के पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड के पास क्या होता है? रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या है? इधर, इधर डायरेक्शन है, ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर फ्लो करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन हम दिखाते हैं वो जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो कर रहा है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे फ्लो करेगा? ऊपर से नीचे की तरफ करेगा।
अगर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, इधर, इसके जस्ट अपोजिट करेगा। करंट ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जैसे ही हमने इनको कनेक्ट किया, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या है, वाटर हैं। वाटर क्या हो जाएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गया तो वाटर दो अलग अलग पार्ट्स में बट जाएंगे। किन अलग अलग पार्ट्स में बट जाएंगे, H+ और OH-। अभी अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के बाद वाटर जो है या कोई भी सब्सटेंस जो है वो दो या दो से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाता है। तो वाटर जो होता है वो H+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है। ये जो H+ आयन है वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है। OH- आयन जो हैं वो कहाँ पे जाएंगे, वो यहाँ पे जाएंगे। ये जो है आप देख रहे हो, एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज्ड है और ये जो आयन है ये नेगेटिवली चार्ज हैं। और आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं। इसीलिए H+ यहाँ चला गया, OH- यहाँ चला गया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये H+ और OH- आयन जो हैं सिर्फ यहीं पे होंगे या यहीं पे होंगे, नहीं, इन दोनों में वाटर है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को मैंने दिया, ये दोनों टेस्ट ट्यूब में जो वाटर है वो H+ और OH- आयन में टूटा। लेकिन यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पे वो चार्ज आके चिपक जाएगा जो चार्ज इस इलेक्ट्रोड के चार्ज का उल्टा होगा। मतलब कि वैसा चार्ज यहाँ पे आके चिपक जाएगा जो कि नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर वो चार्ज आकर के चिपक जाएगा जो कि पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है ये अपने आप में नेगेटिवली चार्ज है। ये इतना समझ में आया। तो ये जो एनोड है यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले लेक्चर में बताया था, इसीलिए मैंने उस चैप्टर को पहले पढ़ा दिया कि जब मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डील करूँगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, समझ में आया। और मैंने अभी अभी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये इधर से पॉजिटिव टर्मिनल से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे की तरफ जब फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स आ कहाँ से रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब कि यहाँ पे ये जो OH- आयन है, ध्यान से देखना, एट एनोड ये जो OH- आयन है ये इसके पास क्या देख रहे हो, एक माइनस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का एक खासियत होता है कि यहाँ पर चार्जेस जो होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। मतलब जो आयंस होते हैं वो यहाँ पे आकर के क्या बन जाते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं या एटम्स या मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं। आयन यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, ताकि वो आयन है उनका आयन जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो जाए और वो कंपाउंड कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल में बदल जाए। इसीलिए यहाँ पे क्या है, OH- आयन जब टूटा और टूट करके ये एनोड जो आपका इलेक्ट्रोड है यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ये आके क्या बोलेगा कि भाई अब मेरे को आज़ाद करो, मेरे को डिस्चार्ज करो। डिस्चार्ज मतलब मेरा ये जो नेचर है चार्ज का, इस चार्ज को ले लो, क्योंकि ये चार्ज मेरा सिर का दर्द बना हुआ है। तो क्या करेगा, यहाँ पर ये OH- जो है वो यहाँ पे आया और इसने क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको दे दिया। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये सिर्फ बचेगा OH। ये जो OH- है वो एक इलेक्ट्रॉन दिया और OH में शिफ्ट हो गया। अब ये जो OH है, ये OH ऐसे नहीं रह सकता। ये OH जो है वो एक दूसरे OH से मिलके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा और O बनाएगा। सबसे पहले OH- आयन जो है वो इस इलेक्ट्रोड पे आया
और इसने क्या किया कि अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा? होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो लूज कर दिया, इसके बाद क्या बना? OH। तो जब हम दो OH एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा और ये बनेगा ऑक्सीजन। कैसा ऑक्सीजन है? ये एक ऑक्सीजन का एटम है। लेकिन ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का जो एटम है वो ऐसे नहीं रहता अकेला, ये हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं? मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। मतलब O के फॉर्म में नहीं रहते, O2 के फॉर्म में रहते हैं। जब दो O मिलेंगे तो क्या बनेगा? O2 बनेगा। सबसे पहले क्या हुआ कि हमने बैटरी को इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पूरा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण यहाँ पे वाटर जो है वो दो अलग अलग आयंस में टूट गया, H+ और OH- आयन में टूट गया। टूटने के बाद क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है जिसको कि हम एनोड बोलते हैं, तो यहाँ पर वैसे चार्ज आके चिपक जाएंगे जो कि नेगेटिव हो, जैसे कि OH- आयन। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये OH- आयन यहाँ पे आके चिपक गया। चिपकने के बाद यहाँ पे क्यों चिपका? क्योंकि ये चाहता है कि मैं डिस्चार्ज हो जाऊँ, ये जो आयन मैं हूँ, मैं आयन से मुक्त हो जाऊँ और एक मॉलिक्यूल बन जाऊँ, उसमें बहुत राहत है, इसलिए यहाँ पे आया। जब जैसे ही ये एनोड के पास आया तो क्या किया? एनोड के पास आने के साथ ही अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और OH में बदल गया। अब ऐसे ऐसे अगर दो OH मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा अगेन, और क्या बनेगा? नेसेंट ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एटम। लेकिन ऑक्सीजन ऐसे रहता नहीं है, इसीलिए दो ऑक्सीजन एक साथ मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये जो है ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा बैलेंस करेंगे क्योंकि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने कितने ऑक्सीजन को लिया? 2 ऑक्सीजन को लिया, तो 2 ऑक्सीजन पैदा भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन पैदा हो रहा है, तो इसको यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ये 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। तो इसको पूरे अच्छे तरीके से बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? सब जगह 2-2 कर दो, सब जगह 2-2 कर दो। और अब काउंट करो, यहाँ पर कितने, इस साइड ये प्रोडक्ट के साइड कितने ऑक्सीजन? 2 यहाँ 2 यहाँ 4। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन? 2 यहाँ 2 यहाँ 4। तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पे भी कितने? 4 हाइड्रोजन। 2 OH और 2 OH, टोटल यहाँ पे कितने OH हैं? 4 OH हैं। तो ये 4 OH जब रिएक्शन कर रहे हैं तो ये रिएक्शन करने से पहले पैदा भी तो होने चाहिए। पैदा कहाँ से हो रहे हैं? पैदा यहाँ पे हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पे हमको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है। तो हमको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 OH हैं। ये 4 OH जो है वो कैसे पैदा होगा? जब 4 OH- आयन जो हैं वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, तब जाकर के 4 OH पैदा होगा। तो क्या 4 OH- आयन जब अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं, एक OH- से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो क्या 4 OH- से कितने निकलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ये पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। ध्यान से देखिए, इसको दोबारा से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। क्या हो रहा है? एनोड पे OH- आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन दिया। कितने? 4 आयन मिल करके एक बार में 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे रहे हैं। इसके साथ में 4 OH फॉर्म हो रहा है। इस 4 OH में 2 OH जो हैं वो 2-2 के पेयर में बट गए और फिर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे H2O और 2 ऑक्सीजन का एटम बनाया। ये 2 ऑक्सीजन का एटम फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहा है और फाइनली एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इतनी सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। अब हम आते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से निकल के, है ना, एनोड से निकल के कहाँ पे चले जाएंगे? कैथोड पे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है।
अभी अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के जस्ट अपोजिट जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं फ्लो करने के लिए, यहाँ से आ रहे हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से पास करते हुए इस इलेक्ट्रोड पे पहुँचा, जो कि आपका कैथोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे आया तो क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे आपका कौन सा आयन है, ये H+ आयन है। H+ आयन जो है वो यहाँ पे पहुँचा, मतलब कि जब बैटरी को हमने कनेक्ट किया तो यहाँ भी H+ और OH- आयन में वाटर टूटा। टूटने के बाद अब ये OH- जो आयन है वो यहाँ पे तो जा नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे कौन सा आयन जाएगा, H+ आयन जाएगा। H+ आयन जैसे ही यहाँ पे गया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे गया, बोला भाई मेरे को डिस्चार्ज करो, डिस्चार्ज करो मतलब मेरे को फ्री करो। तो फ्री करने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, मतलब जब ये H+ आयन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की तो कमी है इसको, तभी तो प्लस चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको मिला, ये तुरंत जो है वो H+ से H में कन्वर्ट हो गया। H कभी भी अकेला नहीं रह सकता कि इस इलेक्ट्रोड से 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आया और यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे हम क्या एक ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 H+ आयन के साथ क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, और ये जब 4 H+ आयन के साथ कनेक्ट होंगे तो क्या बनाएंगे, 4 H बनाएंगे। इतना समझ में आया। जो इधर से 4 इलेक्ट्रॉन आया वो 4 हाइड्रोजन आयन के साथ मिल करके 4 हाइड्रोजन का एटम बनाएगा। ये आयन है, ये एटम है, ये आयन है, ये एटम है। आयन क्यों है, क्योंकि प्लस चार्ज है। ये एटम क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब ये जो 4 हाइड्रोजन के एटम हैं, यही बाद में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बदल जाएंगे। और कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बदल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बदल जाएंगे। देखो यहाँ भी 4 एटम हो गए और यहाँ भी 4 एटम हो गए। कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखो, 4 एटम है, H H H और ये H, ये 2 H मिल के क्या बन जाएगा, 2 H मिल के ये बन जाएगा H2, और ये 2 H मिल के क्या बन जाएगा, H2। कितने H2 हो गए, 2 H2। जब ये 2 H2 मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 H2। तो ये 2 H2 क्या बतला रहा है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, और यहाँ पर एनोड में क्या होता था, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता था, किसका, ऑक्सीजन का। तो इतना सब आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को किसी ने दिया है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, और इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर किसी ने लिया है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पे कौन रिड्यूस्ड हुआ, तो OH+ आयन जो है वो रिड्यूस होकर के H में बदल गया, और यहाँ पर क्या हो रहा था कि OH- आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के OH में बदल गया। कि ये है आपका एनोड, और एनोड के पास जो चार्ज जा कर के चिपक जाता है उसको एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनायन। तो यहाँ पे एनायन क्या है, OH- एनायन है। एनायन एक्चुअली क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं, और जो कि पॉजिटिव चार्ज रॉड के पास जाके चिपक जाते हैं। ये कैथोड है। कैथोड पे कौन सा आयन जा कर के चिपक रहा है, केटायन। इसको क्या बोलेंगे, केटायन, ठीक है। और केटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये छोटी सी चीज़ जो है आपको हम बताना थोड़ा भूल गए थे। नॉर्मली क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो टूट करके H+ और OH- में बट जाता है, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड पे। एनोड पे क्या होता है कि OH- जो हमारा आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स को देता है, और देने के बाद OH में बदल जाता है। फाइनली यही OH जो है वो कंबाइन होते हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। मैंने क्या बोला, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब सिर्फ O2। यही वाला 4 इलेक्ट्रॉन जब इस वाले इलेक्ट्रोड पे आता है, मतलब कैथोड पे आता है, तो वो 4
हाइड्रोजन एटम के साथ मिक्स होकर के दो हाइड्रोजन एटम का निर्माण करता है। तो अब आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर जो है वो H+ और OH- आयन में ब्रेक होता है, और आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसके कारण जो ये वाटर है ये 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देता है और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देता है। कहने का मतलब कि जितना ऑक्सीजन पैदा होता है उससे दोगुना हमारा क्या पैदा होता है, हाइड्रोजन पैदा होता है। अगर हमारा ऑक्सीजन 1 लीटर पैदा होता है तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो 2 लीटर पैदा होता है। समझ में आ रहा है? इट मीन्स दैट कि वॉल्यूम ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन पैदा हो रहा है उसका दोगुना, डबल आपका क्या पैदा हो रहा है, हाइड्रोजन पैदा हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर 1 ही है। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल का भी अंदाज़ा लगाते हैं और वॉल्यूम का भी अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर ये 1 है तो ये 2 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पे आप क्या देख रहे हैं कि सिर्फ इतने भाग में ऑक्सीजन जमा हो गया है ऊपर में, और इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या देख रहे हैं कि इतने बड़े भाग में क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन इकट्ठा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन से दोगुना है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम होगा। हमारे ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बबल्स हो रहे हैं। ध्यान से पूरा मैं समराइज कर दे रहा हूँ। मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, ये वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा इन दोनों जगहों पे क्या हो जाएगा कि वाटर जो है वो 2 भागों में टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इस वाले इलेक्ट्रोड पे OH- आयन जा कर के चिपक जाएगा क्योंकि इसको डिस्चार्ज होना है। ये नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव पे आके चिपक गया, ये पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव पे आके चिपक गया। यहाँ पर जब ये आएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा और अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वही 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से घूम के यहाँ पे जब आएंगे तो हाइड्रोजन उनको ले लेगा और लेने के बाद जो है वो हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ध्यान देना है कि यहाँ पर OH- आयन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को देने के बाद सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद H+ आयन जो है वो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को पैदा कर रहा है। इसीलिए एट द लास्ट क्या हो रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का दोगुना है, 2 टाइम्स है। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो प्लीज़ इसको रिपीट करिए और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये इतना कन्फ्यूजिंग है आपके लिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा चार्ज प्लस माइनस इसको नहीं जानते हैं। लेकिन आप अगर सिलसिलेवार ढंग से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वीडियो देखेंगे, डिकम्पोजिशन की वीडियो देखेंगे, तब जाके जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, कैसे होता है।